हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 की. सो लेट्स गो अहेड. So first of all, we'll be talking about what is science, physics, the scope and excitement of physics, physics as a technology, and how it deals with the society, the fundamental forces in nature, the nature of the physics laws, और फिर थोड़ी सी questions. So सबसे पहले साइंस क्या होती है. साइंस एक तरह की सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, जो भी फिनोमेना हमारे आसपास हो रहा है इतनी डिटेल में, सो दैट वी कैन predict it, control it and modify it as per our needs. So साइंस का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना एंड स्पेकुलेट करना जो भी फिनोमेना हमारे आसपास हो रहा है. सो द वर्ड दैट इज साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया. साइंटिया का मतलब होता है टू नो. अब जो हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, दिस इज अ वे इन ऑर्डर टू गेन द नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड डेप्थ मैनर. इसमें आते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरीज, स्पेकुलेशन और द प्रिडिक्शन. अगर हम साइंस की बात करें, जो साइंस होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास एक फाइनल थ्योरी आ गया. इट डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी, इट जस्ट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. जो भी नई प्रिडिक्शंस आ रही हैं या नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे जो पुराना होता है वो सब कुछ इवॉल्व करता रहता है. सो जो भी इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, एक्यूरेट टूल्स हो रहे हैं, दीज कीप ऑन इम्प्रूविंग द नॉलेज एज वेल एज द perspective. John Kepler, he used Tycho Brahe's research on the planetary motion to improve Nicholas Copernicus' theory. So ऐसे यही चलता रहता है using the observations of the people. Quantum mechanics जो थी, this was developed to deal with the atomic and nuclear phenomena. The work of Ernest Rutherford on the nuclear model of atom, it became the basis of the quantum theory जो कि हमें नील बोह्र ने दी. जो हमारे पास एंटी पार्टिकल थ्योरी है पॉल डायरेक्ट की, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिट्रॉन, जो कि हमने दी गई थी बाय कार्ल एंडरसन. नेक्स्ट, जो हमारी नेचुरल साइंस है, ये एक तरह की ब्रांच ऑफ साइंस ही है दैट इज कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल एविडेंस. एंड इसमें हम आते हैं तीन कंसेप्ट के थ्रू, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ आज फिजिक्स के बारे में. सो फिजिक्स क्या होती है, दैट इज द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर. जो भी हमारे नेचर में हो रहा है, जो उसके बेसिक लॉज हैं, हम उनके बारे में पढ़े तो उसको हम फिजिक्स कह देते हैं. एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना. एंड ये हमारे जो फिनोमिना हो रहा है, हमारा नेचुरली जो हो रहे हैं, उसमें कैसे ये प्रभाव डालते हैं एक तरह से. सो फिजिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन, दैट इज थ्रू स्पेस एंड टाइम. सो हम फिजिक्स में रिलेटिविटी और ये सब कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस एंड टाइम अलॉन्ग विद द रिलेटेड कंसेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स. अब ये जो वर्ड है फिजिक्स, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड उसका मतलब होता है नेचर. जो हमारे दो प्रिंसिपल टाइप्स की अप्रोचेज है फिजिक्स में, वन इज यूनिफिकेशन, वन इज रिडक्शन. यूनिफिकेशन, दैट मीन्स एक तरह की अप्रोच जो कंसीडर करती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फिनोमेना एज अ कलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सल लॉज, जो भी हमारे पास लॉज पड़े हैं इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस. हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट अप्लाइज बोथ टू अ फॉलोइंग एप्पल फ्रॉम अ ट्री एज वेल एज मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन. फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज जो कि गवर्न करते हैं इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फिनोमेना को. Then we have the reduction, मतलब कि reduce कर देना, to derive the properties of the complex system from the properties and interaction of its constituent parts. जैसे कि temperature studied under thermodynamics है, that is also related to the average kinetic energy of the molecules in a system, जिसको हम बात कर देते हैं as kinetic theory. फिर हमारे पास है impact and uses of the physics. First of all, it can explain a phenomena happening over a large magnitude with a simple theory. Experiments और जो भी observations होते हैं, these are used to develop some नई theories या फिर unidentified phenomena के लिए, और improve करता है old theories को using the new techniques या new observations जो भी हो रही हैं. And this is the development of devices using the laws of physics. फिर हमारे पास आता है द स्कोप ऑफ फिजिक्स. द स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है बिकॉज इट कवर्स क्वांटिटीज विद लेंथ मैग्नीट्यूड एज हाई एज 10 रेज टू द पावर 40 मीटर और मोर, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में यूज होता है. इट कुड बी एज लो एज 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर और लेस, और फॉर द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स एंड ये सब. Then we have the range of time scale. Time scale भी 10 is the power minus 22 seconds से 10 is the power 18 seconds तक जा सकता है. So there are a lot of variations from going to the power of negative going to the power of positive. Then we have 10 is the power minus 30 kilogram to 10 is the power 55 kilogram जिसमें कि मास जाता है. अब जो फिजिक्स होती है ये दो टाइप की हम कंसीडर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स. जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डील करती है विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, एंड जो मॉडर्न फिजिक्स है वो डील करती है विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना.
अब जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है इसमें क्या आता है, ये कंटेन करता है फिनोमिना जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्केल पे होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ वो डोमेन्स जो कि इन फिनोमिना को कवर अप करते हैं एट द लार्जेस्ट स्केल्स, जैसे कि लेबोरेटरी होगी, टेरेस्ट्रियल हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। और इसमें फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमारे पास आता है मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स होता है दैट इज बेस्ड, अभी हमने पढ़ा कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब कि लार्ज स्केल पे जाना, और इसका फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स। तो हम मैकेनिक्स के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स है जो कि बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है या फिर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। It is concerned with the motion equilibrium of the particles, rigid and deformable bodies, as well as the general system of the particles. इसके examples हैं such as the propulsion of the rocket by ejecting of the gases, कोई भी water या sound waves होती हैं और उनमें आती हैं waves वगैरह आती हैं जैसे कि उनमें equilibrium of the bent rod under a load, ये हो गया। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों के साथ होते हैं एसोसिएटेड विद द चार्ज बॉडीज एज वेल एज द मैग्नेटिक बॉडीज, और इसके एग्जांपल है जैसे कि मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह का रिस्पॉन्स देना ऑफ द सर्किट टू द एसी वोल्टेज, जैसे कि एक तरह का सिग्नल होता है, एंड द प्रोपगेशन ऑफ द रेडियो वेव्स इन द आइनोस्फेयर। फिर हमारे पास आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जनरल मतलब होता है डीलिंग विद द लाइट, सो इट डील्स विद फिनोमेना जिसमें कि लाइट प्रेजेंट होती है। एग्जांपल्स है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कलर एग्जिबिटेड बाय द थिन फिल्म्स। फिर हमारे पास आती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ये वो सिस्टम के साथ होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम में होते हैं ए एंड बी दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है, और अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम, बी सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा ही, तो ये वाली चीजें भी होती हैं। एंड चेंजेस द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर, हीट, ये सब होता है। एग्जांपल होते हैं जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन्स, डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब जो ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है ये इंक्लूड करता है हमारे फिनोमेना को एट द वेरी स्मॉलेस्ट स्केल, माइन्यूस्क्यूल स्केल्स। अब वो होते हैं एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर ranges में, and it also deals with the interaction of these probes like electrons, photons and other elementary particles, और जो हमारा quantum theory that has been developed to handle all of these phenomena। फिर हमारे पास फैक्टर्स आते हैं that is responsible for the progress of physics। सबसे पहले फैक्टर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस along with the qualitative analysis। जो हम क्वांटिटी है उसको हम क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं कि कौन में इनमें से फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं। Then we have is the application of the universal laws in different contexts. Approximation approach, that means the complex phenomena broken down into the collection of the basic laws. फिर हमारे पास आता है extraction and focusing on the essential features of a phenomena. Next हमारे पास आता है hypothesis, axioms and models। अब ये सब क्या होते हैं, जो hypothesis होता है वो एक supposition है without assuming कि कुछ भी true है। hypothesis का मतलब होता है हमने just suppose कर लिया, लेकिन ऐसे सपोज करा, हमने अभी तक ये नहीं कहा कि वो सच है कि वो ट्रू है। इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आज तक शायद वो प्रूव ना हुआ हो, बस हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फिर हमारे पास आता है एग्जिम। एग्जिम इज सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, इसको पहले से ही एक्सेप्ट करा हुआ है, इट इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी क्वेश्चन दैट इज बीइंग इन्वॉल्वड इन इट। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल्स, एक तरह की थ्योरी होती है। सो प्रपोज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमिना, जो भी हमारे आले वाले फिनोमिना चल रहा है उसको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ये सब ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सो अजम्पशन इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स वेयर इन अ नंबर ऑफ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन। हम सबसे ज़्यादा अज्यूम करते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे अज्यूम करते रहते हैं एक्स की वैल्यू, वैसे यहाँ पे भी हम अज्यूम करते हैं। सो दीज अजम्पशंस आर मेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स हैं, सेवरल एग्जांपल्स वेयर द फिजिक्स एंड इट्स कांसेप्ट्स हैव लेड टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। सबसे पहले हुआ था स्टीम इंजन डेवलप फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनके सब लॉज है, और फिर इससे हमें वायरलेस कम्युनिकेशन का एक तरह का आइडिया है और वहीं से इसकी डेवलपमेंट हुई। फिर है न्यूरॉन इंड्यूस्ड फिजन। फिजन भी एक तरह का प्रोसेस है और ये हुआ था यूरेनियम के ऊपर। इट वाज डन बाय हैन एंड मेटनर इन 1938 एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। फिर है हमारे पास सोलर, विंड, जियोथर्मल एनर्जीज जिसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर है हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, जो फोर्सेज विच जो हम हर रोज डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जिसके कि मस्कुलर फ्रिक्शनल फोर्सेज जो कि कंप्रेशन इलोंगेशन के थ्रू आते हैं ऑफ द स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स, फ्लूइड एंड गैस प्रेशर, electric, magnetic, interatomic, and intermolecular forces. These all are derived forces such as the originations are due to the few fundamental forces in nature. And जो four
मेन फंडामेंटल फोर्सेज जिनके बारे में हम बात करते हैं वो थे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एज वी नो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हम जो है वो धरती के साथ बहुत क्योंकि धरती जो है हमें अपने पास रखती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दैट इज बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, बिकॉज वी से दैट F इज इक्वल टू G into m1 into m2 divided by r square. So that means that it is a type of the mutual attraction that also between any two objects, that is because of their masses, जो उनका मास है। जैसे हमारा जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जी हमारी ग्रेविटी की पुल है जिसको हम डाउनवर्ड लेके चलते हैं एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तरह की एक्सेलरेशन नल फोर्स में फिर इसको हम यूज़ करते हैं और ये सब फॉर्मूलाज हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल फोर्स होता है जिसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है इस टाइप का फोर्स को ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इट कॉज दिस एप्पल टू फॉल एज वेल एज जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास क्यों घूम रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। हम धरती के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल जो मून पर जाकर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड न्यूटन को भी जो इसका आइडिया था वो तभी आया था क्योंकि जब एप्पल एक नीचे गिरा था तो ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई डिड एप्पल गो डाउन रेदर देन गोइंग अप। तो वहां से ग्रेविटी के बारे में न्यूटन गॉट एन आइडिया एंड ही गिव दैट टर्म। फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक तरह की फोर्स होती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं दीज हैव द इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, एंड एक तरह की रिपल्शन होती है बिटवीन द चार्जेस। सो एक तरह की अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये दोनों होती हैं। अट्रैक्शन बिटवीन दी अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस माइनस प्लस इनमें अट्रैक्शन होगी, एंड अगर वो लाइक चार्जेस हैं प्लस प्लस माइनस माइनस उनमें रिपल्शन होगी। चार्जेस इन द मोशन दिस विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फोर्स टुगेदर, they are known as electromagnetic force. And जो unlike charges होते हैं these will attract, like charges will repel each other. A current carrying wire generates the magnetic field around it and that gives rise to electromagnetism. नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। इट्स entirely independent of the charges जो कि इनमें होते हैं, and it acts equally between a proton and a proton, a neutron and a neutron, and a proton and a neutron. तो अगर हम कंपेयर करें अगर प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के साथ, उन सब में ये इक्वली प्रेजेंट होती है। रिसेंट डिस्कवरीज ने ये हमें दिया है कि जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है दीज आर बिल्ट ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है इन ये भी और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वार्क्स। सो बोहर ने अपना मॉडल दिया था दैट वाज ऑफ द लिथियम एटम। न्यूक्लियस जो होता है एक टाइटली बाउंड एंटिटी होता है विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर काइंड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह की जो फोर्स है वो अपीयर करती है ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन से होते हैं सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एमिट करता है एक तरह का इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके जैसे कि न्यूक्लियस का यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें न्यूक्लियस एक तरह का एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन एंड एक अनचार्ज पार्टिकल जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। एंड ये जो पार्टिकल था दिस वाज फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय वुल्फगैंग पॉली इन 1931। और ये है हम एच जो है 13 एंड ये हीलियम का उसमें बन रहा है, एंड एक तरह का न्यूट्रोनो भी ये गिव आउट करें दिस बीटा डीके ऑफ दिस न्यूक्लियस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इन चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन देम। रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की है 10⁻⁻39, वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻2 एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1। रेंज की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की इनफाइनाइट रेंज होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बहुत छोटी सी होती है दैट इज वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगेन इनफाइनाइट होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी शॉर्ट होती है न्यूक्लियर साइज की तरह। ऑपरेट्स अमंग, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो ऑपरेशनल वैल्यू है दैट इज अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये प्रेजेंट होती है इन सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो मेनली। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं एज आई टोल्ड अर्लियर, एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में होते हैं। फिर है यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। अब देयर हैव बीन साइंटिस्ट जिन्होंने कंबाइन करे हैं ये सब फंडामेंटल फोर्सेस। अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे मेन जो साइंटिस्ट है वो आज तक है इसाक न्यूटन। उन्होंने 1687 में क्या अचीव करा, ही यूनिफाइड दीज सेलेस्टियल एंड
इलेक्ट्रियल मैकेनिक्स। फिर आते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एंड माइकल फैराडे 1820 और 1830 रिस्पेक्टिवली। माइकल फैराडे का बहुत नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इन दोनों ने क्या करा, दे यूनिफाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन टू गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को